मैं डॉक्टर हरवीर सिंह ठाकुर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय भरतपुर में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। राजनीतिक विकास की इस चौथी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे इमैनुअल वालरस्टीन के वर्ड सिस्टम थ्योरी पर और कुछ चर्चा सामिर अमीन के बारे में। पहले हम सामिर अमीन के बारे में चर्चा करते हैं। सामिर अमीन मिस्र के रहने वाले हैं और वर्ल्ड बैंक में डेवलपमेंट विभाग के डायरेक्टर रहे। 1976 में इन्होंने पुस्तक लिखी अनइक्वल डेवलपमेंट, और ये भी उसी बात को दोहराते हैं जो कि आंद्रे गुंदर फ्रैंक कहते थे। एजी फ्रैंक भी मार्क्सवादी थे और सामिर अमीन के ऊपर भी मार्क्सवाद का असर है। एजी फ्रैंक दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और सामिर अमीन तीसरी दुनिया के देशों पर अल्प विकास सिद्धांत लागू करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ का विकास हो गया है क्योंकि बहुतों का अल्प विकास हुआ है। इस बारे में उन्होंने 5 बिंदु पेश किए और वो 5 बिंदु हैं। इस समय सारी दुनिया का ध्रुवीकरण हो चुका है और कुछ देश केंद्र में हैं, बहुत सारे देश परिधि पर हैं, और अब जो मार्क्सवादी क्रांति का सिद्धांत है वो लागू नहीं हो सकता। दूसरा, अगर विकास और अल्प विकास को समझना है तो सारी दुनिया को एक व्यवस्था मानना पड़ेगा और ये व्यवस्था ही केंद्र व परिधि के बीच संबंधों का निर्धारण करती है। तीसरा बिंदु, दुनिया के विकसित देश केंद्र में हैं और दुनिया के गरीब देश परिधि पर हैं, लेकिन इसमें कुछ अल्पविकसित देशों की स्थिति बेहतर हो गई है और इसलिए इन्हें अर्धपर्दीय देश कहा जा सकता है। सामिर अमीन कार्ल काटस्की और बुखारिन के सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हैं, अतः ये भी एक तरह का परा साम्राज्यवाद अल्ट्रा एम्परियलिज्म के तथ्य को स्वीकार करते हैं, जिसका अर्थ है बड़े बड़े पूंजीपतियों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना लिए हैं, वे अपना राष्ट्रीय चरित्र भूल चुके हैं और अब पूंजीपतियों के मध्य संघर्ष का मुद्दा नहीं है बल्कि मुद्दा आम जनता और पूंजीपति का है। 5वां बिंदु, लोकतंत्र पूंजीवादी देशों में ही सफल हो सकता है क्योंकि परिधि के राज्यों में लोकतंत्र पर तरह तरह के प्रहार होते हैं। पाश्चात्य देशों में औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण साथ साथ हुए और उसी से लोकतंत्र भी उभरता चला गया। इसी के लिए एजी फ्रैंक ने भी लैटिन भाषा के एक शब्द देसारोलिज्म का प्रयोग किया था, जिसे अब सामिर अमीन भी स्वीकार करते हैं। अर्थात इन देशों में आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण साथ साथ हुए, इस कारण ये विकास कर गए और अब यहाँ अधिनायकवाद नहीं पनपा, बाकी जगह अधिनायकवाद किसी न किसी स्वरूप में पनप रहा है। अब हम चर्चा करेंगे इमैनुअल वालरस्टीन के विश्व व्यवस्था सिद्धांत के ऊपर। इमैनुअल वालरस्टीन ने 1975 में वर्ड सिस्टम थ्योरी दी। उनकी पुस्तक थी द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, जो 1974 में आई, और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, जो 1979 में आई। एजी फ्रैंक और सामिर अमीन के दृष्टिकोण को इमैनुअल वालरस्टीन ने बहुत ज़्यादा विकसित कर दिया। इसी को वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी नाम दिया गया। वालरस्टीन के योगदान को भी हम निम्नलिखित बिंदुओं से देख सकते हैं और इस बारे में ये बात कहना अधिक उचित होगा कि वालरस्टीन का सिद्धांत भी फ्रैंक और अमीन के सिद्धांत का बड़ा और व्यवस्थित रूप है। वालरस्टीन कहते हैं कि एकलवादी दृष्टिकोण को माना जाना चाहिए, अर्थात वो ये मानते हैं कि सारी दुनिया एक व्यवस्था है जिसमें विकसित, विकासशील और अविकसित सभी देश शामिल हैं। इसलिए विकास या अल्प विकास का अध्ययन करना है तो सारी दुनिया को एक इकाई मानो और फिर अध्ययन करो कि इसके केंद्र में कौन है, परिधि में कौन है और दोनों के बीच की कड़ी कौन है। वालरस्टीन का मानना है जब हम विकास और अल्प विकास की बात करते हैं
तो केवल राजनीतिक या आर्थिक पक्ष को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि सभी पक्षों को, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक को देखना चाहिए। अर्थात इन तीनों पक्षों का विच्छेदीकरण नहीं किया जा सकता, तीनों एक ही हैं। अब साम्राज्यवाद और परासाम्राज्यवाद में परासाम्राज्यवाद में बदल चुका है। अर्थात बड़े बड़े पूंजीपति देश आपस में नहीं लड़ते, बल्कि अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना लेते हैं, जैसा कि यूएसए, जापान, चीन के मध्यम गठबंधन देख सकते हैं, और विभिन्न G8 इसका उदाहरण है। ऐसे अन्य भी जो आर्थिक आधार पर बने हुए संगठन हैं। पूंजीवादी व्यवस्था अनेक संगठनों व चुनौतियों से घिरी हुई है। यही हाल अन्य देशों का भी है। इसलिए चुनौतियां और संकट पूरे संसार को घेरे हुए हैं। इन्हें हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। यह हो सकता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाए, लेकिन दुनिया के सभी देशों को हम 3 चक्रों में ही रखेंगे, जो पहले A.G. फ्रैंक ने बताए: केंद्रीय, अर्धपर्दीय और पर्दीय देश। बाल्डरस्टीन मानते हैं कि केंद्रीय देशों में दुनिया के बहुत धनी देश यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान ये शामिल हैं, और यह चक्र इतना कठोर है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए इसमें किसी अन्य देश का प्रवेश करना लगभग असंभव है। यदि कोई अन्य देश प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो वो लड़ाई का कारण बनेगा। वर्तमान संदर्भ में चाइना को भी देखा जा सकता है, और हो सकता है आगे चाइना का केंद्रीय देशों में घुसपैठ की कोशिश करना लड़ाई का कारण बने। पर्दी पर संसार के सारे गरीब देश हैं। यहाँ हो सकता है कि पर्दी का देश उभरकर अर्धपर्दीय चक्र में आ जाए, लेकिन अर्धपर्दीय देशों का दोनों चक्रों के बीच दलाल की भूमिका निभाते रहना अनिवार्य है। ये देश पर्दीय देशों के कच्चे माल को सस्ता श्रम प्राप्त करते हैं और उसे केंद्रीय देशों को भेजते हैं। इसी तरह केंद्रीय देश इन अर्धपर्दीय देशों के माध्यम से पर्दीय देशों का शोषण करते हैं। अब हम बाल्डरस्टीन के सिद्धांत को पूरी तरह सही नहीं मान सकते, और ये इसके बारे में कहा जा सकता है कि बाल्डरस्टीन का सिद्धांत संसार को स्थायी रूप में देखता है, और यह दृष्टिकोण उचित नहीं है, क्योंकि संसार स्थायी नहीं है। दुनिया परिवर्तित होती रहती है और वो अब भी बदल रही है। अर्नेस्टो लैक्लो और चेंटाल मूफे दोनों कहते हैं कि बाल्डरस्टीन के विचार ठीक नहीं है। दुनिया बहुल केंद्रीय है और हमेशा बहुल केंद्रीय ही बनी रहेगी। थेडास कापोल ने कहा था कि दुनिया में कुछ नए केंद्र अभी भी उभर रहे हैं जो बाल्डरस्टीन नहीं देख सके, जैसे पश्चिमी यूरोप का यूरोपीय यूनियन और भारत और चीन की बढ़ती हुई शक्ति। निर्भरता सिद्धांत का ये मानना सही है कि वो दोहरे शोषण के शिकार होते हैं, लेकिन अब सिद्धांत अपनी सार्थकता और उपयोगिता लगभग खो चुके हैं। बिल वॉरेन भी कहते हैं कि अब अविकसित देश अब पूंजीवादी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए ये हो सकता है कि कुछ नए पूंजीवादी देश पैदा हो जाएं, तो तब हम देखेंगे कि बाल्डरस्टीन का सिद्धांत खंडित हो रहा है। सबसे बड़ा आपत्तिजनक बिंदु इस सिद्धांत के ऊपर यह भी है कि विश्व व्यवस्था का सिद्धांत अत्यंत निराशाजनक भी है। फ्रैंक, सामिर अमीन, बाल्डरस्टीन ये सभी पैसिमिस्टिक अप्रोच के चिंतक कहे गए, जो ये समझते हैं कि अंधकार सदैव छाया रहेगा, लेकिन ऐसा विचार मानने योग्य नहीं है, क्योंकि उतार चढ़ाव सारी दुनिया में होते रहते हैं। आने वाले दशकों में बाल्डरस्टीन के तीनों चक्रों के सदस्य हो सकता है पूरी तरह बदल जाएं। आसियान भी इस बात का एक उदाहरण हो सकता है। यदि सार्क संगठित हो जाए तो वो भी उदाहरण बन सकता है। और भी एक नया तथ्य है कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत शास्त्री ये नहीं देख सके कि उभरते हुए सामाजिक आंदोलन, अनेक विकासशील और अविकसित देशों में नए सामाजिक आंदोलन ये चल रहे हैं, जो राज्य की भूमिका को रोककर नागरिक समाज की भूमिका को बढ़ाना चाहते हैं। इन्हीं को अब पॉपुलर डेवलपमेंट भी कहा गया। रोनाल्डो मंग और डीओ हरन भी कहते हैं कि अब विकास और अल्प विकास की संकल्पना ही बदल देनी चाहिए, क्योंकि अनेक देशों ने अपने बलबूते अपना विकास किया है, जिसे बाल्डरस्टीन के केंद्रीय देश नहीं रोक पाए और आने वाले समय में ना ही रोक पाएंगे।
अंत में राजनीतिक विकास के विकास चरणबद्ध मॉडल पर भी बात करना ठीक होगा। डब्ल्यू रोस्टॉव ने अपनी पुस्तक स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में विकास की, विशेष तौर पर आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई थीं, जैसे पहली परंपरागत समाज, दूसरी संक्रांतिकालीन समाज, तीसरी उत्कर्ष समाज, चौथी प्रौढ़ता और प्रेरणा की अवस्था, पांचवी उच्च स्तर के सामूहिक उपभोग की अवस्था और छठी गुणवत्ता की खोज की अवस्था। निसंदेह निष्कर्ष के तौर पर ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकास की अवधारणा एक बहुआयामी अवधारणा है, जिस पर एक मत बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, पर इस दुष्कर कार्य को करने का प्रयास अनेकों सिद्धांत शास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने किया और समय के साथ साथ उनकी उपादेयता बनी रही। पर जिस तरह से संसार में परिवर्तन आते गए, इस चिंतन में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है।